नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाई डिजिटल सेंटर पर। मैं हमेशा की तरह एक मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कैंडिडा ऑरिस यह किसकी एक प्रजाति है। कैंडिडा ऑरिस के बारे में पूछा गया है कि ये किसकी प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है बच्चों, यह है कवक की प्रजाति। प्रजाति किसकी है? कवक यानी कि फंगस की प्रजाति है, फंगस की। इसे खमीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे खमीर भी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, खमीर कहा जाता है। इसका जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, ये मेडिकल से जो रिलेटेड जो लोग रहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई नर्सिंग करके कोई मेडिकल की जॉब कर रहा है हॉस्पिटल में, उनमें इसका सबसे ज़्यादा संक्रमण हमें देखने को मिलता है। किसमें? ठीक है, लोगों में किसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है? कवक का देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है। आइए, निम्नलिखित में से किस में मिश्रित हृदय वह हृदय जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है? ठीक है ना। आओ, ऑक्सीजन युक्त नहीं है, दोनों जगह पे अयुक्त है, मतलब दोनों जगह, एक जगह तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन युक्त, और एक होगा ऑक्सीजन के बिना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो ये पूछा गया है हमसे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये किस में मिलता है? सरप में मिलता है, यानी रेप्टाइल्स में मिलता है। ये बात ध्यान रखना, ये रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमन का हृदय होता है, ह्यूमन के हृदय के अंदर, मानव के हृदय में ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त हमें ब्लड देखने को मिलता है, और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन का ब्लड भी हमें देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर रेप्टाइल्स में यानी कि सरीसृप में हमें ये देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मानव आंत में। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से हमें ध्यान रखना है मानव आंत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? नहीं है। तो राशि दो टाइप की है, जैसे कि मैंने कहा, एक तो कहा सदिश और एक कहा मैंने अदिश। ठीक है, इसमें पूछा गया कि सदिश नहीं है। सदिश जो नहीं है, इसमें सदिश में क्या अंतर होता है? इसमें परिमाण होता है, और सदिश के सॉरी अदिश में परिमाण होता है। सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों के दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि सदिश और अदिश में अंतर, बेसिक अंतर क्या होता है। सदिश और अदिश में जो बेसिक अंतर होता है वो ध्यान रखना। सदिश के अंदर तो क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है? अदिश में सिर्फ परिमाण ही पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ गति में क्या है? सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। टार्क ले लीजिए, वेग ले लीजिए, विस्थापन, ये तीनों के तीनों जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? सदिश के हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सदिश का उदाहरण नहीं है, यानी अदिश कौन सा है? तो अदिश कौन सा है? ध्यान से देखिए, गति है। अदिश कौन सा है बच्चों? गति है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी ये सिंपल सी बात है जो हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बर्फ पर कंक्रीट की सड़क की तुलना से अधिक कठिन क्यों है? देखो क्या कहना चाह रहा है। बर्फ है, एक तरफ तो आइस है, और दूसरी तरफ है कंक्रीट, जो अपन रोड नॉर्मली देखते हैं। तो बर्फ पे जो चलना है ना, चलना, जैसे गाड़ी आप चला रहे हो तो चलना कठिन क्यों है? कारण हमसे पूछा गया है। ठीक है, और कंक्रीट पे चलना आसान होता है। रीजन है यहाँ का घर्षण, क्योंकि बर्फ पे जो, जैसे आप चल रहे हो, बर्फ पे घर्षण कम होता है, इस पे फिसलने का डर ज्यादा होता है, घर्षण कम होता है। और कंक्रीट में क्या होता है? घर्षण अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण हमें चलने में यहाँ पे आसानी होती है, और यहाँ पे बर्फ पर चलने में आसानी नहीं होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, बर्फ पर कंक्रीट की सड़क की तुलना से चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ और पैरों के बीच इसे दबाने में बहुत कम घर्षण होता है। घर्षण कैसा होता है? बहुत कम होता है। कंक्रीट की तुलना बर्फ नरम होती है, नहीं, गलत है ये। तो बर्फ और फेरे के बीच अधिक घर्षण होता है, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं। जो सबसे सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बर्फ और पैरों के मध्य दबाने पर बहुत कम घर्षण होता है। ये मैंने यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की हैं। आगे देखते हैं।
किसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो हैवलर ने किया था बच्चों। हैवलर ने क्या किया था कि अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कोई चीज रिसीव करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। अवसर लागत, अवसर लागत के बारे में क्या है? जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी काम को प्राप्त करने के लिए कोई काम आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? उसे अवसर लागत कहेंगे, अवसर कोई कार्य कहेंगे, ठीक है। किसी को प्राप्त करने के लिए किसी को छोड़ना, तो ये अवसर होता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो नियम प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? हैवलर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? जो कि राष्ट्रीयकृत जो कमर्शियल बैंक होती हैं, उनके जो सेविंग अकाउंट्स पर जो इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की होती है। और कहां पर होती है आपसे पूछा जाएगा? कोलकाता में होती है। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जो किया जाता है, नेशनलाइजेशन जो किया जाता है वो कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और इसका अभी जो हेडक्वार्टर है बच्चों कहां पर है? मुंबई में है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये बात ध्यान रखना, आरबीआई सेविंग बैंक्स, वो सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट निर्धारित करती है। तो आप देखते हैं ऑप्शन केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, केंद्रीय वित्त आयोग नहीं, भारतीय बैंक संघ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन आरबीआई होता तो क्या सेलेक्ट करते अपन लोग? आरबीआई अपन सेलेक्ट करते। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या हुआ था। ये हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से डिसाइड करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल सही बात है भैया। इसने क्या किया था कि जो प्रतिबंधता थी उस पर गंभीर, ठीक है ना, प्रतिबंध, सॉरी, इसने प्रेस स्वतंत्रता पर क्या लगाए थे? गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये बात अपन को समझनी है। दूसरी बात, रॉलेट एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड टाइटल। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही। एक और बिल्कुल सही बात है, नरसंहार से बचाव में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए ब्रिटिश द्वारा उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट से संबंधित है वो 2 सही हैं इसमें। रॉलेट एक्ट से संबंधित 2 कहानी इसमें सही कही गई है। पहला ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन 2, यानी कि इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। प्रेस की स्वतंत्रता जो थी पूरी तरीके से समाप्त कर दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। आओ 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की तिथि की ही क्यों चुना गया? ये कहना चाह रहा है कि हमारा देश 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ? उसके 14 अगस्त को भी हो सकता था, 16 अगस्त को भी हो सकता था, कोई अन्य डेट भी हो सकती थी। देखो, यह तारीख को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश कॉमन्स हाउस में पेश किया गया था, इसके पारित किया गया। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख का चयन किया क्योंकि उन्होंने इस तारीख को भाग्यशाली माना। नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का कोई रोल इसमें नहीं था भाई, उनके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड नहीं चल रही थी। इसी तारीख को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, नहीं ये तो काफी पहले हो चुका था। इसी तिथि को भारत विधानसभा तो बनी ही नहीं थी, इसका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमारे आंसर सही है सबसे ज्यादा ये है, यह इस तारीख को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश कॉमन्स हाउस में पेश किया गया था और पारित भी किया गया। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से ए हो जाएगा। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। सिद्धि माटिका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत लिखने के रूपों में से एक थी। यह लिपि जिसने चीन और जापान में संस्कृत कृतियों के समय में विकसित किया गया था, वो कौन था? किसके समय पर यह विकसित होती है? तो ये जो लिपि विकसित होती है सिद्धि माटिका, ये लिपि विकसित होती है हर्ष के समय पर। किसके समय पर ये विकसित होती है बच्चों? तो ध्यान में रखिएगा, ये हर्ष के समय पर ये विकसित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हर्ष के समय पर क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैग्रूम का अधिकतम प्रतिशत है? कि राज्य के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्रूव के जो वन हैं, मैग्रूव के जो वन है, वन
ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। कहां पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जो डेल्टा है उसको गंगा नदी बनाती है, गंगा रिवर बनाती है। कहां बनाती है, ये हमसे पूछा गया, तो ये बनाती है वेस्ट बंगाल में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखनी। आपसे पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदी बना रही है इसको, गंगा नदी बनाती है। कहां बनाती है, इसे वेस्ट बंगाल में बनाती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल को लेकर एक दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। वेस्ट बंगाल 1905 बंगाल विभाजन के दौरान बनता है, ठीक है। इससे बहुत सारे राज्य अभी अलग हो चुके हैं। बंग भंग जो होता है उसी समय बांग्लादेश भी बनता है, इसे पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं हम लोग, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश बनता। अब वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, राजधानी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सारे जो परिवर्तन थे किसी समय पर यहीं पे किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल कैपिटल का नाम क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका जरूर याद रखना। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी का नाम है हुगली नदी। इतनी सी बात समझ में, तो याद रखिएगा। हुगली किसकी विश्वासघाती नदी है, विश्वासघाती नदी किसकी है, गंगा की। विश्वासघाती नदी है गंगा की। ये बात है अपन को यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चाय की खेती के लिए फेमस है असम, ठीक है। और चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, चाय की खेती के लिए फेमस है असम के जो वर्तमान सीएम हैं वो काफी चर्चा में रहते हैं, ठीक है। हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है। इनके बहुत सारे किस्से अवेलेबल है। मैं आपको एक किस्सा आपको बताता हूं। एक समय की बात है जब 3 मंत्रियों को, मतलब कि 3 कांग्रेस, जब ये अभी तो बीजेपी में है, मैं आपको बात कर रहा हूं जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे, ठीक है। बीजेपी में है करंट में, और किसी समय पे कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे। किसी समय पर ये कांग्रेस से क्या करते थे बच्चों, चुनाव लड़ा करते थे। ये तो प्रेजेंट की पार्टी है इनकी। अब बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हेमंत साहब को एक बार राहुल बाबा ने अपने घर पे बुलाया, दिल्ली में बुलाया। बल्कि 3 नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी भी थे। तो तीनों लोग, एक और थे साउथ इंडिया से आए हुए थे, तीनों लोगों को इनको घर पे 8 बजे का समय दिया गया कि आप लोगों राहुल से मिलना है। राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, राहुल बाबा से मिलना। 8 बजे का समय। 3 बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, तो ये लोग 8 बजे से पहले ही ये पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा भी उनमें लिस्ट में होते हैं। तो उनको 8 बजे का समय दिया गया, और जब इनको मिलाया गया या मिले राहुल गांधी से, तो उस समय था वो कम से कम ऐसे बताते हैं 11 बजे के बाद मिले, लगभग 1 बजे राहुल गांधी जगे और जगकर बाहर आते हैं जहां पर ये लोग बैठे हुए, जिस हॉल में ये लोग बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी जी के साथ एक व्यक्ति चल रहा था, भाई उनके साथ कोई नौकर रहा होगा, और उनके एक दूसरी साइड में उनका डॉगी, मतलब कि घर का पालतू जानवर चल रहा था। तो तीनों लोग आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। तो आज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गेट टुगेदर होता है, ग्रीटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें घटना होने के पश्चात, तो 8 बजे के आए हुए व्यक्ति थे, वो भी दिग्गज नेता थे, उनके सामने खाने के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिसमें बिस्किट भी शामिल थे। तभी क्या होता है कि राहुल गांधी उस बर्तन से बिस्किट उठा के अपने डॉगी को, अपने पालतू जानवर को खिला देते। कोई बड़ी बात नहीं, खिला देते, ठीक है। कोई जानवर उठा के दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए उन तीनों लोगों को उसी में से खिलाया जा रहा है जिसमें उनके, मतलब कि उनके जानवर को खिलाया जा रहा था। और यह घटना ठीक थी यहाँ तक, लेकिन जब खाना राहुल गांधी के लिए खाना जब अलग से आता है तो इस भावना से आहत हो जाता है। इस इंसिडेंट को देखकर हेमंत कुमार विश्वा जो होते हैं बहुत आहत होते हैं कि हमें जिस थाली से खिलाया जा रहा है, जिसमें इनके पालतू जानवर खाते हैं, और इनके लिए अलग थाली आ रही है, तो इस वजह से नाराज होकर हेमंत कुमार विश्वा कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ये भाई रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है इंडिया टीवी को दिए गए। जो हेमंत विश्वा शर्मा है, ये ऑन रिकॉर्ड, ये आपको ये सारी दलीलें मिल जाएंगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इंडिया टीवी
कि आपकी अदालत के शो में। तो ये उसी समय डिसाइड करते हैं कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा, उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, सीएम बनते हैं। तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस में ये हालात हैं जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के होने के समय पर प्रधानमंत्री जब कहीं पर मिलने जाते थे तो उनसे पहले उनकी जो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी वो मिलने पहुंच जाती थी। आप बहुत से सारे रियल फोटोज देखोगे, ये सारी चीजें होती थी उस समय पर। तो आज की ये प्रेजेंट घटना है, मैं किसी सोर्स को जो आधार मान रहा हूं, इनके स्टेटमेंट है खुद का इंडिया टीवी को जो दिया गया है। आइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से किससे घटक हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो किससे के घटक हैं? तो वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी अंक गणित, अंक तर्क इकाई और नियंत्रण इकाई। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सैनिकों की वर्दी के लिए सर एच.वी. लम्सडेन और W.2. हॉडसन ने 1848 कौन सा कपड़ा पेश किया था? तो जो आज के टाइम का खाकी जो कपड़ा है वो पेश किया था। आज हम देखते हैं भारतीय जो इंडियन पुलिस है या राजस्थान की पुलिस है, मतलब स्टेट की जो पुलिस है या सेंटर पुलिस है, जो वस्त्र धारण करती है वो कौन से वस्त्र होते हैं? वो खाकी की वर्दी होती है। वर्दी कैसी होती है? खाकी की वर्दी होती है, खाकी वर्दी होती है। ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से सी आंसर। दमखर रॉक कला अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? दमखर रॉक जो है वो कहां पर स्थित है? वो लेह में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है? लेह में स्थित है। ये हमसे पूछा गया ये जगह कहां पे है, तो ये लेह में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता था। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया गया था। कब मनाया जाता है? मतलब हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, आइए, भारत को, ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया? दोनों ये सेम डेट के पूछ लिए गए, ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेम ईयर की वो सेम डेट्स पूछ ली जाती हैं। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये बात आपने को ध्यान रखनी है, कब मनाया जाता है। ठीक है बॉस, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में आयोजन किया जाएगा बच्चों। कहाँ किया जाएगा इसका? राजगीर कहाँ पे है? बिहार में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये निधि तिवारी को किया गया। किसे किया गया बच्चों? निधि तिवारी को ये किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। राष्ट्रमंडल राष्ट्र के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सरली बोचवे। कौन बनी है बच्चों? पहली बनी है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ से, सरली बोचवे बनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आरबीआई की 90वीं या 90वीं वर्षगांठ समारोह का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो कहाँ आयोजित किया है इन्होंने? ये मुंबई में किया है बच्चों। कहाँ किया है? ये मुंबई में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने पदक जो जीते हैं वो 83 जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 83। बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा? तो सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला है राजस्थान, सबसे ज्यादा। ये बात आप लोग ध्यान, सबसे ज्यादा भारत राजस्थान में क्या है? बंजर भूमि है। ठीक है, और स्टेट जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। पूर्वोत्तर भारत में इसे स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का सलूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।